हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसे कि आपने देखा, मैं आपको 2 सेट पहले दे चुका हूं उत्तराखंड एलडी के लिए, एलटी के लिए, सीटीपी पेडागोजी के, ठीक है, जिसमें मैंने पूरे सिलेबस से आपके लिए क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, जो आपका इस बार सिलेबस है उसी के आधार पर मैंने पिछले सेट में भी क्वेश्चन रखे थे और इस सेट में भी आपको 30 क्वेश्चन मिलने वाले हैं पूरे सिलेबस से। और क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन और बहुत अच्छे क्वेश्चन रखने की हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो साथियों, मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अपनी क्रिया प्रतिक्रिया आपको कमेंट सेक्शन में देनी है और वीडियो को लाइक और शेयर प्लीज़ जरूर कर दीजिए, जिससे कि हमारी भी थोड़ी सी मदद हो जाती है। अपने जो भी ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम पे हो, चाहे व्हाट्सएप पे हो, चाहे किसी अदर प्लेटफॉर्म पर, आप जो है हमारे वीडियो शेयर कर दीजिए, बाकी लोगों तक रेकमेंड कर लीजिए, थोड़ा सा हमारी भी हेल्प हो जाती है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पूरे सिलेबस से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शैक्षिक आधुनिकीकरण की प्राप्ति हो सकती है। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ा गलती हुई है, जैसे हो सकते हैं लिखा है, ये हो सकती है होना चाहिए। शैक्षिक आधुनिकीकरण की प्राप्ति हो सकती है। कैसे होती है? पाठ्यचर्या में सतत परिवर्तन करके हो सकती है। नहीं इतना मतलब देखो, ये सीटीपी में क्या होता है ना, लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं उसमें, ज़्यादातर ऑप्शन सबके सब में सही होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है ना, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है या सबसे ज़्यादा जिसका इम्पैक्ट होता है, तो उसको आप कहेंगे कि ये सही उत्तर है। ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। शैक्षिक संस्थाओं के व्यवसायीकरण द्वारा पाठ्यचर्या में वर्तमान वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को स्थान देकर, आधुनिकीकरण को आप जानते हैं, शिक्षा में मशीनों का उपयोग करना, प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, टेक्नोलॉजी का मतलब यूज़ करना। ठीक है, तो यही तो आधुनिकीकरण है ना। तो यही जो है पाठ्यचर्या में वर्तमान वैज्ञानिक और टेक्नोलॉजी का आप जो है विकास करके क्या कर सकते हैं, या स्थान दे करके उसको शैक्षिक आधुनिकीकरण की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शिक्षा तकनीकी के अधिक उपयोग से समाज पर प्रभाव होंगे। अगर आप जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का अधिक उपयोग होगा तो इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों देखिए, समाज का क्या हो जाएगा, इससे आधुनिकीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा समाज का। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर ठीक होने वाला है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, अधिगम प्रत्यक्ष है, विचारों की मध्यस्थता नहीं होती। तो ये कथन किसका है? बहुत जो है यहाँ पर विचार लिखा है, विचारों की मध्यस्थता नहीं होती। ये इसका सही जवाब होने वाला है वाटसन। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर ठीक होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर कुछ वो दिए हैं, अधिनियम वगैरह दिए हैं, आयोग अधिनियम दिए हैं, और उसमें कौन से सन में वो बने थे वो यहाँ पर दिया गया है। तो साथियों देखिए, पिछड़े वर्गों का राष्ट्रीय आयोग अधिनियम जो है ये कब बना था? बाल श्रम, घरेलू हिंसा और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक। देखिए, इसमें नीचे ऑप्शन दिए हैं, ये तुम खुद लगा लेना, मैं इसके आंसर आपको सीधे सीधे बताता हूँ। ठीक है, जो पिछड़े वर्ग का राष्ट्रीय आयोग अधिनियम है साथियों, वो 1993 है। ठीक है, इसका जो है 1993 है। बाल श्रम निरोध और विनिमय अधिनियम ये 1986 है। ठीक है, ये बाल श्रम वाला। उसके बाद आते हैं घरेलू हिंसा से स्त्रियों का संरक्षण अधिनियम। ठीक है, तो ये 2005 का सही हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 2005। उसके बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एक ही रह जाता, तो ये 1992। इस प्रकार से ये सही होने वाला है। तो आप इसका A3, ठीक है, A3, और उसके बाद आप रहेंगे तो ऑप्शन सी में A3 दिख रहा है और बी में, है ना। और उसके बाद बाल श्रम बी का 3, B3 और नहीं, बी का 4 है। ठीक है, ये वाला है ना, बी का 4 है, तो B4। अच्छा, ये आपका सही हो जाएगा। C2 बिल्कुल ठीक, 2005 वाला ये, और उसके बाद ये ठीक रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिड डे मील कार्यक्रम प्राथमिक स्कूलों के लिए किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों, प्राथमिक विद्यालयों के लिए ये शुरू किया था जो मिड डे मील है, ये 1995 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वीडियो आपको स्लो लगता है तो आप क्या करेंगे? जो सेटिंग में जाकर के इसकी वीडियो देखने की स्पीड 1.25 कर देंगे, जिससे कि आपको वीडियो फटाफट देखने को मिल जाएगा। आपको किसी को हो सकता है, किसी को ऐसा लगे कि बोलने की स्पीड थोड़ा स्लो है, तो भाई हमको सबके हिसाब से करना पड़ता है। कुछ लोग ज़्यादा एडवांस होते हैं, कुछ लोग थोड़ा आराम से समझते हैं, तो इस प्रकार से हमको लेकर चलना होता है। तो इसीलिए हम जो है इस तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीजनल एंड सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? ठीक है, तो इसके राइटर हैं S. राधाकृष्णन, ऑप्शन
बी यहाँ पर ठीक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समंजन प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। देखिए समंजन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो कई लोग मतलब थोड़ा सा समझने में दिक्कत है। समंजन का मतलब होता है दोस्तों एडजस्टमेंट, ठीक है, एडजस्टमेंट, जैसे एडजस्टमेंट करना, या फिर आप कहेंगे कि जोड़ बैठाना, हिसाब किताब करना। जैसे कोई भी चीज़ है उसका आप क्या करेंगे, जोड़ बैठाएंगे, हिसाब किताब करेंगे, यार कैसे होगा, इतने से ये करके ऐसा होगा, यहाँ से ये कर लेते हैं, इसमें ऐसा होगा। तो इसकी इस प्रक्रिया की जो प्रारंभ होती है वो आवश्यकताओं से होती है। आपके पास पहले आवश्यकताएं आती हैं, ठीक है, आवश्यकताओं के बाद जो है आप क्या करते हैं, एडजस्टमेंट है, फिर उसी के हिसाब से करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किस संस्था ने दिया था? तो शिक्षा के जो 4 स्तंभ हैं दोस्तों, उसका विकास किया था किसने? यूनेस्को ने, ठीक है, किसने किया था? यूनेस्को ने। अब यूनेस्को का पूरा नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये है यूनेस्को की फुल फॉर्म। यूजीसी आपको पता ही है, यूनिसेफ और एनसीटी आपके सिलेबस में है, ठीक है, ये ध्यान होना चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। अध्यापक शिक्षा के प्रशिक्षु कार्यक्रम में प्रदान किया जाता है, ठीक है, इसमें विषय वस्तु पाठ्यक्रम, अनुसंधान पाठ्यक्रम, संपूर्ण विद्यालयी वातावरण या फिर व्यावहारिक पाठ्यक्रम। दोस्तों देखिए जो अध्यापक का जो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसमें संपूर्ण विद्यालयी वातावरण प्रदान किया जाता है, ठीक है, क्योंकि टीचर को कार्य कहाँ पर करना है, विद्यालय में करना है, तो वहाँ पर विद्यालय कार्य दिया जाएगा पूरा वातावरण, और आपको उस हिसाब से ट्रेंड किया जाएगा। आगे बात करते हैं। शैक्षणिक विषय वस्तु ज्ञान शिक्षा शास्त्र में विषय वस्तु और ज्ञान में ज्ञान संदर्भित करता है। तो ज्ञान जो विषय ज्ञान यहाँ पर देखा है ना, विषय वस्तु ज्ञान शिक्षा शास्त्र में जो ज्ञान शब्द है, तो ये क्या करता है, मतलब किसके लिए इसका प्रयोग हुआ है या क्या संदर्भित कर रहा है ये, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर होगा छात्रों को जानना, शिक्षक के दृष्टिकोण को जानना, शिक्षा के विकास को जानना, शिक्षा नीतियों को जानना। तो यहाँ पर बिल्कुल है छात्रों को जानना, क्योंकि आपको छात्रों को पढ़ाना है, छात्रों के साथ काम करना है, उनकी मनोदशा, उनकी मनोविज्ञान, उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताएं, और ये सारी चीज़ें जानना जो है सबसे ज़रूरी है, ठीक है। तो छात्र ही मुख्य धुरी, मतलब जो इस प्रक्रिया में है वो मुख्य है, छात्र के लिए सब कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर छात्र को माना जाएगा। सतत शिक्षा प्रक्रिया छात्रों और शिक्षकों की भागीदारी किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली की विशेषता है साथियों? तो यहाँ पर ये औपचारिक शिक्षा की है, ठीक है, औपचारिक शिक्षा, ऑप्शन डी। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली और वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देती है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा प्रणाली और वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देती है? अच्छा, कौन देता है, मतलब इनमें से जो कौन है इसमें से जो शिक्षा प्रणाली जो है जो वैज्ञानिक प्रगति को समर्थन देती है? तो यथार्थवादी शिक्षा, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? देखिए नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। कथन 1 है, हाँ ये रहा, कथन 1 है 2850 रुपये की धनराशि प्रत्येक छात्रा को साइकिल खरीदने के लिए उत्तराखंड बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदान किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। कथन 2 में है योजना को सफल बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रदेश के 13 जिलों के लिए 14 करोड़ की राशि आवंटित कर दी गई है। ये भी ठीक बात है, ठीक है, ये कथन 2 है। उसके बाद कथन 3 में दिया गया है कि ये योजना 2023 में शुरू की गई थी, जो गलत है, ठीक है। ये योजना जो है 2024 में शुरू की गई, ठीक है, ठीक, ये 2024 में शुरू की गई है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 और 2 सही हैं, यानी कि केवल 1 और 2 सही यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फिर से यहाँ पर सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन आ गया। भारत में सिख, मुस्लिम, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी, ठीक है, ये जो है इन लोगों को क्या किया गया? अल्पसंख्यक घोषित किया गया, जो बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद भारत में सबसे छोटा अल्पसंख्यक समुदाय जो है पारसी समुदाय है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है साथियों, बिल्कुल ठीक है ना, पारसी ही है। तो यहाँ पर दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों, कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन डी में ये देखने को मिल रहा है। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने वर्ष 1904 में किया था? देखिए यहाँ पर सन भी दिया है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। देखिए स्पीयरमैन ने द्विकारक सिद्धांत दिया था, ठीक है, द्विकारक सिद्धांत इसने दिया था। इसने क्या कहा था दोस्तों? एक इसने कहा था कि मानव की जो बुद्धि होती है उसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक तो जी फैक्टर होता है, दूसरा क्या होता है? एस फैक्टर होता है। इसको इसने जनरल फैक्टर यानी कि सामान्य फैक्टर कहा था, और इसको इसने स्पेसिफिक फैक्टर यानी कि विशिष्ट फैक्टर कहा था। जनरल फैक्टर इसने क्या कहा? भाई जनरल फैक्टर जो होता है ये जन्मजात होता है, व्यक्ति इसको लेकर पैदा होता है, लेकिन जो स्पेसिफिक फैक्टर है ये जो है समाज में, मतलब यहाँ से वातावरण से, समाज से अर्जित किया जाता है,
ठीक है, ये एक विशिष्ट बुद्धि होती है जिसको व्यक्ति समाज में आकर यहाँ आकर के सीखता है, इसको अर्जित करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से शिक्षा का अर्थ क्या है? विद्यालय बनाना, जोर से पढ़ना, बहुत पैसा कमाना है, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास करना। जाहिर सी बात है भैया, हलवा प्रश्न है। अगर ऐसे प्रश्न वहाँ पर देखने को मिलेंगे तो आप कुर्सी से 2 इंच ऊपर तो उछल ही जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में देखने को मिल जाए तो शिक्षा का अर्थ है बालक की जो जन्मजात शक्तियां हैं भाई लोगों, इनको बाहर निकालना, इनका विकास करना, यही तो शिक्षा है। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है, वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? ठीक है, अब ये IQ का क्वेश्चन है। IQ इक्वल टू क्या होता है? मानसिक आयु अपॉन CA, ठीक है, इज इंटू 100, इस प्रकार से ये बनेगा। अब यहाँ पर आप जो है मानसिक एज में क्या रख देंगे? मेंटल एज। मानसिक आयु 10 वर्ष है और क्रॉनिकल एज कितनी है? 8 वर्ष है, तो इंटू 100 इसको कर देंगे। ठीक है, तो ये कैसे कितने से कट जाएगा? 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, 4 एकम 4, 25 चक्को 100। ठीक है, 25 पंचे, अब ये और ये आपस में गुणा होंगे, 25 पंचे 125, यानी कि ऑप्शन C यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से योग्यता का अभिप्राय क्या है? योग्यता किसे कहेंगे? कुछ सीखने की स्वाभाविक क्षमता, सफलता की कुंजी, व्यवहारों का समूह या फिर संतुलित संयोजना। साथियों भाई योग्यता क्या है यार? कुछ सीखने की जो स्वाभाविक क्षमता है आपकी, उसी को तो योग्यता कहेंगे ना। ऑप्शन A यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन योग्यता का महत्व को दर्शाता है? ठीक है, योग्यता के महत्व को दर्शाता है, ये होना चाहिए था। ठीक है, देखिए यहाँ पर योग्यता के महत्व से व्यक्ति को ये निश्चित होना चाहिए कि उसने आवश्यकता कौशल सीख लिया है, जो भी आवश्यक कौशल है, ठीक है, वो उसने सीख लिया है। और बिल्कुल ठीक है, योग्यता महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अपेक्षित लचीलापन, जुनून और नेतृत्व कौशल प्रदान करते हैं। ये भी बिल्कुल ठीक है, यदि कोई सफल होना चाहता है तो योग्यता महत्वपूर्ण है। ठीक है, योग्यता तो होनी चाहिए, ठीक है ना, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी। आगे, निम्न में से अच्छे शिक्षक के गुण क्या हैं? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्पष्ट निर्देश, बच्चों की मानसिक क्षमता को पहचानना और विषय वस्तु का पर्याप्त ज्ञान। बिल्कुल ठीक बात है भाई, सबके सब यहाँ पर ठीक होंगे, है ना। अब देखो जो उपयुक्त यहाँ पर सभी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है यहाँ पर दोस्तों। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, देखो मैं सीधे सीधे आपको आंसर बताता हूँ इसके। ठीक है, जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है तो ये किसने दिया था? थॉर्नडाइक का है। ऑप्शन D यहाँ पर को ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसका कौन सा है? D यहाँ पर ठीक हो जाए। क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, ठीक है, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत तो आपको पता ही है, पावलोव का है। ठीक है, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत एक इसका पावलोव का हुआ। उसके बाद क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत तो दोस्तों ये स्किनर का है। और सीखने का प्रबलन सिद्धांत ये क्लार्क एल हॉल का है। आपको मान लीजिए ये वाला नहीं पता था, आपको इनमें से 1-2 भी पता होंगे तो आप फिर भी इनको सीधे सीधे कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी कार्य को करने की योग्यता या फिर ज्ञान का अन्य कार्यों को करने की योग्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, ठीक है, आपको किसी कार्य को करने की योग्यता है, मान लीजिए आपको गिटार बजाना आता है। ठीक है, मान लीजिए आपको गिटार बजाना आता है तो आप जो है क्या गिटार बजाने से कोई संबंध, आप इसके लिए बहुत एक्सपर्ट हैं, क्या इसका संबंध किसी ऐसी चीज़ से है कि आप गाड़ी भी चला सकते हैं? आप गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है, आपको गिटार बजाना आता है, आप इसके अच्छे कलाकार हैं, अच्छे ज्ञाता हैं, लेकिन आप गाड़ी नहीं चला सकते, तो इसको आप क्या कहेंगे दोस्तों? ये हुआ शून्य स्थानांतरण। ठीक है, शून्य स्थानांतरण इसको कहा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम प्रेरण के अंतर्गत क्या आता है? कृत्रिम प्रेरणा के अंतर्गत या कृत्रिम प्रेरण आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो उसके अंतर्गत दंड और पुरस्कार। कृत्रिम है, नेचुरल तो नहीं है ना, कृत्रिम है, ये बाहर से आता है, तो ये दंड और पुरस्कार बिल्कुल ठीक है। यहाँ समाज में आता है, समाज से व्यक्ति सीखता है, समाज से उसके अंदर इसकी ज़रूरत महसूस होती है उसको, तो और सहयोग ये भी समाज से ही आता है, ये कोई जन्मजात नहीं है। अभिप्रेरणा और फल का ज्ञान, बिल्कुल फल का ज्ञान, अब व्यक्ति को जान जाएगा ना कि भाई मैं ऐसा करूँगा तो मुझसे ये चीज़ मिलेगा, तो उसकी लालसा में वो उसके लिए प्रेरित होता है ना। तो ये भी फल का ज्ञान, ये भी जो है किसके अंतर्गत आएगा? कृत्रिम के अंतर्गत आएगा, यानी कि उपयुक्त सभी, तो ये सभी जो है कृत्रिम के अंतर्गत आने वाले हैं। ऑप्शन D यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की मुख्य विशेषता क्या है? देखिए, किशोरावस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? तनाव और तूफान की एज बोला जाता है। ठीक है, बड़े बड़े काम कर जाते हैं अनजाने में, जो अधिकतर गलतियां होने की जो संभावना रहती है वो किशोरावस्था में रहते हैं। टीनेजर्स जो है अधिक गलतियां करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर देख लें क्या क्या विशेषताएं इसने पूछा है। शारीरिक विकास में तीव्रता और दृढ़ता,
बिल्कुल ठीक बात है। मानसिक योग्यताओं का विस्तार, ये भी ठीक बात है। व्यवहार और रुचियों में परिवर्तन होता है और स्थायित्व आता है, ये भी ठीक बात है दोस्तों। उपयुक्त सभी यहाँ पर भी सही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। फिट इंडिया मूवमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिट इंडिया मूवमेंट का है दोस्तों आपके स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना। ठीक है, स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करना फिट इंडिया मूवमेंट का क्या है? मुख्य उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक संवेदनशील कार्यवाहियों में कौन सा तत्व छात्रों को प्रेरित करने में सहायक होता है? तो उसका सही जवाब है प्रोत्साहन और प्रशंसा, या प्रोत्साहन और प्रशंसा क्या है, किसके लिए है? शैक्षिक संवेदनशील कार्यवाहियों में छात्र को प्रेरित करने के लिए सहायक होता है। ठीक है, बाकी डरावने उदाहरण देंगे, क्या इससे प्रोत्साहित होगा? नहीं। निराशा और अवसाद से नहीं, नकारात्मक प्रतिशत से नहीं। आपने अगर नहीं भी पढ़ा होगा ये, तो इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन सिलेबस में ऐसे रखे होते हैं, जैसे आपका पेपर 30 मार्क्स का पेपर आएगा, ऐसा नहीं हो कि 30 के 30 आपके लिए बिल्कुल ऐसे हो जाएंगे जो आपके सर के बाल खड़े करते, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो आप उनमें से 4, 3, 2, 4 ऐसे क्वेश्चन रखे जाते हैं जिनका स्टैंडर्ड ऐसा होता है, वो समझ से आधारित होते हैं, समझ पे, जिसको बच्चा जो है कर लेगा अगर उसके पास थोड़ी सी समझ है, समझ के आधार पर कर लेगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन ऐसे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेदांत का मुख्य विषय क्या है? ठीक है साथियों, तो वेदांत का मुख्य विषय है वस्तु, जीव और ब्रह्मा। वस्तु, जीव और ब्रह्मा, तो ये वेदांत का मुख्य विषय है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से श्रवण बाधित बच्चों के लक्षण क्या हैं? जो श्रवण बाधित यानी कि सुनने में जिनको कठिनाई होती है, ठीक है, श्रवण बाधित अध्यापक के होंठों की गति और उसके हाव भाव पर ध्यान देते हैं। जो कम सुनते हैं लोग, तो वो क्या करेंगे भाई, जो कुछ सामने से जो बोल रहा है उसके होंठों को रीड करने की, ठीक है, लिप्स को रीड करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है। प्रश्न पूछने पर अध्यापक से दोबारा पूछने को कहेंगे। अध्यापक ने पूछा सर प्लीज़ एक बार आप रिपीट करेंगे, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। शाब्दिक निर्देशनों और समझने में, अनुसरण करने में कठिनाई होती है, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि उपयुक्त सभी यहाँ पर ठीक होंगे। फिर ऑप्शन डी। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्व शिक्षा अभियान किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण और बहुत मस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपने पढ़ा है तो फिर आपको ये प्रश्न हलवा लगेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस प्रश्न का आंसर नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। आप जो है कमेंट करके फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देखते देखते पहुँच चुके हैं तो। जल्दी से प्रत्येक व्यक्ति को कमेंट करना है इस पर, ठीक है, कमेंट करना है। अगर आपको नहीं पता तो आप कमेंट बॉक्स से देखिए, आपको कमेंट बॉक्स में बाकी लोगों ने कमेंट किया होगा तो उसका आंसर मिल जाएगा। आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 और उसका ABCD जो भी आंसर होगा आप उसको जो है इसके मतलब 30 क्वेश्चन का ऐसे लिख करके आगे से उसका आंसर लिखेंगे। ये कमेंट प्रत्येक व्यक्ति को करना है। मैं देखूंगा दोस्तों जितने लोगों ने वीडियो व्यूज आए होंगे और उतने लोगों ने कमेंट किए होने चाहिए। चलो उतने नहीं कमेंट होंगे, लेकिन उसके आधे या फिर 1/4 तब भी होने चाहिए, क्योंकि सभी लोग जो है 30 क्वेश्चन तक नहीं पहुँचे होंगे। जितने लोगों ने, मान लीजिए इस वीडियो को 5000 लोगों ने देखा है, तो 5000 लोग सब के सब जो है लास्ट इस मोमेंट तक नहीं पहुँचे होंगे। ठीक है, इसके आधे या फिर उससे आधे लोग ही यहाँ तक पहुँचे होंगे। पेशेंस इतना ज़्यादा किसी में नहीं होता। जो लोग को सच में पढ़ना है, जिनको सच में मेहनत करनी है, प्रत्येक क्वेश्चन को समझना है, उनको ये नहीं चाहिए कि भाई कोई भी क्वेश्चन हमसे मिस हो जाए, जहाँ से जितना मिले उसको लपेट लो, तो ऐसे लोग ही यहाँ तक पहुँच पाए होंगे। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर लो अभी के अभी दोस्तों, है ना। अगर नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर लो और बाकी लोगों तक शेयर भी कर लो यार, थोड़ी सी मदद हमारी भी। बाकी इसके बारे में, इस जो सेट है इसके बारे में अगर कोई आपको डाउट है या कोई कमी नज़र आती है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो कमेंट करके वो भी बता सकते हैं आप। हम आपको ज़रूर जो है वहाँ पर रिप्लाई करके या आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।